नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 1 है संविधान। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा कि संविधान क्या है। संविधान हमारे देश को चलाने के लिए एक नियमों का पिटारा है, जो कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बनाया था और इसका सूत्रपात किया था। बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय के पिछले भागों में पढ़ा भारतीय संविधान के प्रमुख आयाम, संघवाद, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब हम संविधान के इस भाग में संविधान के अगले आयाम को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो संविधान का अगला आयाम है मौलिक कर्तव्य। बच्चों, आपने मौलिक कर्तव्य का नाम तो सुना होगा। यह हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त एक प्रमुख आयाम है। तो बच्चों, हमारे संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। हमारे संविधान ने हमें मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं, यानी जहाँ अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य भी होता है। तो जैसे हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान ने हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? तो चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य कहते किसे हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी हम सभी का यह दायित्व है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों को करें। संविधान के चतुर्थ भाग यानी चौथे भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है। जाहिर है बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर हमसे हमारे बड़े प्यार करते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। तो उसी प्रकार जैसे हमारे संविधान ने हमें अधिकार प्रदान किए हैं, तो वैसे ही हमारे सामने कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमें करना चाहिए अपनी देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो हमें पता चल गया बच्चों, क्या करना चाहिए हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए। उसके जो भी आदर्श हैं, हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है? हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारा राष्ट्रगान जो है, हमें उसका आदर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरे कर्तव्य हैं हमारे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। यानी हमें उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। संप्रभुता यानी किसी भी बाहरी या भीतरी शक्ति के अधीन भारत नहीं है, वह स्वतंत्र है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर एक और शब्द आया, अखंडता, यानी भारत अखंड रहे, अक्षुण्ण, इसी भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, यानी बनाए रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। यानी अगर हमारे राष्ट्र पे कभी कोई संकट आए तो हमें उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण
तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। हमें ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग कर देना चाहिए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे। अगला पॉइंट है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको और उनके महत्व को समझना चाहिए और उनका परिरक्षण यानी उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। हमें हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी चाहिए? संवर्धन और रक्षा करनी चाहिए। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक का अर्थ होता है सबसे संबंध रखने वाला, सबके लिए जो उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है, उस संपत्ति को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लाल किला को देखने जाते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कि लाल किला की दीवारों पर कुछ न कुछ लिख देते हैं, जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। लाल किला क्या है? हमारी सार्वजनिक संपत्ति, तो उसे नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहिए। इसी प्रकार जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी गतिविधि करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का कल्याण हो। हमारा तो कल्याण हो ही, हमारे गतिविधियों से, हमारे सामूहिक गतिविधियों से या व्यक्तिगत गतिविधियों से हमारे राष्ट्र का केवल विकास हो और निरंतर वो नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। और हमारा अगला पॉइंट है, अगला कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कोई भी माता पिता हो, उनके बच्चे अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। अगर वह किसी को पालते हैं, प्रतिपाल्य यानी कोई बालक या बालिका जो कि उनकी संरक्षण में है, जो कि उनका बच्चा भी नहीं है, फिर भी उनके संरक्षण में पल रहा है, तो माता पिता या संरक्षक का यह अधिकार है कि वह उस बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। बच्चों, यहाँ पर हमें यह जानने योग्य बात है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। और बच्चों, हमें जानने योग्य यह भी बात है कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और बाद में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया। बच्चों, हमारे संविधान का अगला प्रमुख आयाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है किसी भी धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना।
भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। यानी बच्चों, हमारे संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों को यह छूट दी गई है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके तौर तरीकों को अपनाकर अपने जीवन को जी सकते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ भी वही है। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी, न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई गई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। बच्चों, भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। हम देखते हैं, हम जानते भी हैं कि भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और उनको यहाँ अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है, न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी या तो हमारा विद्यालय हो या कचहरी हो या थाना हो या कोई भी दफ्तर हो या कोई भी सरकारी संस्थान हो, वहाँ कोई खास धर्म का वर्चस्व नहीं रहेगा या आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस धर्म को ही अपनाइए, क्योंकि हम भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं तो हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसका यह निष्कर्ष है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। यानी हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को दबा नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को तो नहीं ही दबा सकते, एक भी धर्म के लोगों में एक धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं दबा सकता। तीसरा है, राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। यानी हमारा राज्य जो है वो हम पर कोई धर्म थोप नहीं सकता कि हमें इस धर्म को ही अपनाना है, और ना ही हम अगर किसी धर्म को अपना रहे हैं तो हमारी स्वतंत्रता को छीन सकता है कि आप ये धर्म क्यों अपना रहे हैं। यानी हम धार्मिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब बच्चों, हमारे सामने एक नया शब्द आता है, मानवाधिकार। अब हम यह जानेंगे कि मानवाधिकार क्या है। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं, यानी हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, वैसे अधिकार को हम मानव अधिकार या मानवाधिकार कहते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। यानी मानवाधिकार में कौन कौन से अधिकार आए? मानवाधिकार में हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो तो आए ही, खासकर उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो स्वीकार किए गए अधिकार हैं वो भी इनमें शामिल हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार,
अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। बच्चों, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य के वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की याद में दुनिया भर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन को सुरक्षित करती है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। दूसरा, जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। तीसरा, मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। चौथा, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। पांचवा और आखिरी, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देता है। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने मानवाधिकार को देखा और जाना कि हमें कौन कौन से मानवाधिकार यानी जन्म के साथ कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने संविधान अध्याय 1 के इस भाग में संविधान के कुछ प्रमुख आयामों को जाना, जिसमें प्रमुख थे मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, और हम लोगों ने मानवाधिकार के बारे में भी जाना और समझा। अब इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।